हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं बीके राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज आप तो परिचित हो गए जिस चैप्टर से वो हम वेदांत से चल रहे हैं। सहायक पाठ्य पुस्तक जो आपकी है उस चैप्टर से आज आपको मैं सेंड कर रहा हूँ राजस्थान की रजत भूमि। अपने देश का एक रेगिस्तानी प्रदेश जिसे कहा जाता है, उस राजस्थान का वृत्तांत है। और उस राजस्थान की रजत बूंदों का अभिप्राय है कि वे बूंदें जो रजत के समान होती हैं, अर्थात चांदी के समान, इसका रंग सफेद होता है, अर्थात जल। और उस जल को जिस माध्यम से प्राप्त किया गया है उसका वृत्तांत इस चैप्टर में है। इस चैप्टर के लेखक ने जब एक बार घूमते हुए उस प्रदेश की यात्रा की तो वहां पर उन्हें ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। उस समय राजस्थान प्रदेश में पानी की बड़ी किल्लत थी। जैसा कि आप सबको पता है कि रेगिस्तानी प्रदेशों में नदियां नहीं मिलती। नदियों तालाबों का अभाव होता है क्योंकि वहां पानी का स्रोत जमीन के अंदर बहुत नहीं होता। इसलिए बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद, पसीने की बूंदों को बहाने के बाद आज उस प्रदेश में जल की धारा बह रही है। तो आप उस राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में जानोगे तो सबसे पहले जो सोच जगी वहां के लोगों की, जैसा कि हमारे आपके क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, वे पूर्वज पानी के लिए उनका एक आश्रय था गांव में कुआं। कुओं के माध्यम से वो जल निकालते थे क्योंकि हैंडपाइप उपलब्ध नहीं। और जब कभी वो अपने खेती के इलाके में जाते थे, कछार के इलाकों में जाते थे, जहां जल की कोई बूंद नसीब नहीं, जहां नदी तालाब वगैरह नहीं होते थे, या होते थे भी थे तो उनके पानी पीने के लायक नहीं होते थे, तो हमारे पूर्वज वहां पर जाकर के उस इलाके में एक कुएं बनाते थे। कुएं का छोटा रूप आप कर सकते हो उसकी सतह के आधार पर। गहराई अमूमन कुएं से थोड़ी ज्यादा होती है, बड़ा गहरा होता है, लेकिन वो पतले आकार में नीचे तक चला जाता है। उसकी जो सतह होती है वो भी बड़ी पतली, कम एरिया, कम व्यास उसका होता है बनस्पत कुएं का जो व्यास होता है थोड़ा चौड़ा। और कुएं जो होती है वो पतली और सकरी होती है और नीचे गहराई तक चली जाती है। तो खेतों की सिंचाई भी नहीं करनी होती थी, उसमें पंपसेट वगैरह लगाने पड़ते थे। तो इसके लिए वे एक गहरे उस जमीन के अंदर, उस मिट्टी में उस गहरी खुदाई करते थे। और गहरी खुदाई वो तब तक करते थे जब तक कि पानी का स्रोत उन्हें नहीं मिल जाता था। और जब पानी का स्रोत मिल जाता था तो उसमें से पानी की धारा निकलती थी और उस पानी के द्वारा वो अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। और उसका जल भी इतना सफेद होता था, स्वच्छ होता था कि उस जल को वो लगभग पीने के लिए भी कभी कभार यूज कर लिया करते थे, क्योंकि पानी का अभाव था। कहाँ से पानी पीने के लिए उनको मिले, क्योंकि उनको हफ्ते 10 दिन 15 दिन
अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए उस कछार इलाके में रुकना पड़ता था, इसलिए उनके पास दिक्कतें थी। तो कुएं का निर्माण होता था। ठीक इसी प्रकार राजस्थान में कुएं की संरचना होती थी। उस कुएं की इस प्रकार आपको ये पता चल गया कुएं क्या होती है। इसका मतलब मधुर जल को प्राप्त करने के लिए की गई जमीन की गहरी खुदाई कुएं कहलाती है। और इस ये कुएं सब लोग नहीं खोद सकते थे। इस कुएं की खुदाई करने के लिए एक विशेष समुदाय के लोग होते थे और उस विशेष समुदाय का नाम चेलवांजी होता था। चेलवांजी समूह के लोग कुओं की खुदाई करते थे। तो लेखक जब यात्रा करते हुए उस राजस्थान प्रदेश में पहुंचा तो एक जगह कुएं की खुदाई हो रही थी। तो उस कुएं की खुदाई करते वक्त जब उसने देखा, कुएं की खुदाई करते वक्त जब उसने देखा कि कुएं की खुदाई हो रही है और कुएं की खुदाई तो खड़ा हो गया और खड़े होकर के वह कुएं की खुदाई की संरचना देखने लगा कि कैसे कुएं की खुदाई हो रही है। और वहीं पर उसने इस लेख को लिखना शुरू कर दिया। तो जब वो कुएं की खुदाई कर रहे लोग थे, तो जब कुएं की खुदाई हो रही थी तो उस चित्र को देख रहा था तो उसको पता चला कि कुएं जो होती है वो कुएं से थोड़ा पतली होती है। उसने देखा तो ये लेखक लिख रहा है कि विषम परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए लोग श्रम करके इस प्रकार की कुएं खोदा करते थे। तो उनके श्रम के पसीने की बूंद और भगीरथ प्रयास से निकला हुआ जल, जो श्वेत जल निकला, दोनों का संजोग मिला। पसीने की बूंद भी श्वेत, निकला हुआ कुएं का जल भी श्वेत। इसलिए लेखक ने इस चैप्टर का जो टाइटल दिया, जो शीर्षक दिया, उसको उन्होंने लिखा कि राजस्थान की रजत बूंदें। अर्थात चेलवांजी के पसीने की एक एक बूंद धरती में मिलकर स्वच्छ निर्मल जल का उद्भव कराती है। चूंकि पसीने की बूंद और स्वच्छ निर्मल जल का रंग श्वेत होता है, इसलिए इस पाठ का नाम रजत बूंद काफी सटीक है और सार्थक है। अब आइए आप ये जाने कि आखिर उन कुओं का निर्माण होता कैसे है। तो चेलवांजी जो होते हैं बड़े परिश्रमी होते हैं। इस प्रकार की कुओं की खुदाई करने में वे बड़े दक्ष होते हैं। और जब वो कुएं की खुदाई करते हैं, कुएं के अंदर प्रवेश करते हैं, अर्थात जब खुदाई करना शुरू करते हैं तो जमीन जितनी गहरी होती जाती है उस कुएं के अंदर उनका प्रवेश उतना ही होता जाता है अंदर। और खुदाई करते वक्त मिट्टी जो निकलती जाती है वो नीचे जमीन पर गिरती जाती है। एक तरीके से रेत के कण ही होते होंगे, रेत के कण और मिट्टी दोनों मिश्रित रूप से निकलते हैं। तो जो चेलमबाजी होती हैं वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। एक तो कुएं के अंदर एक सकरा सा वो इलाका है और एक सकरे से इलाके के अंदर वो खुदाई हो रही है। तो सकरा सा इलाका होने के कारण उसके अंदर एक गर्मी अपने आप स्वाभाविक है कि होनी है। तो गर्मी
एक वो गर्म रेगिस्तानी प्रदेश, तो अत्यधिक गर्मी, तो पसीने से बेचारा वो जो चेलमबाजी होता है वो तरबतर हो जाता है, एक तरीके से उसका दम घुटने सा लगता है। तो जो कुएं के ऊपर लोग खड़े होते थे वो क्या करते थे, कुएं की गर्मी को दूर करने के लिए या शांत करने के लिए वो क्या ऊपर से रेत के कण और मिट्टी को जमीन में फेंकते थे अंदर कुएं के अंदर। और जब कुएं के अंदर वो रेत के कणों और मिट्टी को फेंकते थे तो जो वो नीचे गिरता था, जो उन मिट्टियों में मिलता था जिन मिट्टी की खुदाई हो चुकी है, जो नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, तो जब उसमें से मिलते थे तो नीचे से जो गर्म वाष्प है, गर्म हवा, वो बाहर निकल पड़ती थी। जब ये रेत के कण नीचे गिरते थे तो उसमें से जो गर्म हवा होती थी वो कुएं की बाहर आती थी। तो रेत जो गर्म हवा बाहर आती थी तो उससे चेलमबाजियों को थोड़ा सुकून मिलता था, अर्थात उनकी गर्मी थोड़ी कम होती थी। और इस प्रकार वो खुदाई करते जाते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कुएं के अंदर जो मिट्टी खुदाई करने के बाद आ रही है या रेत के कण आ रहे हैं वो कैसे निकलते थे। तो जो ऊपर लोग खड़े होते थे वो किसी बाल्टी के सहारे या किसी पात्र के सहारे उसमें रस्सी बांध करके उसको कुएं में डालते थे और कुएं में से उस मिट्टी को जो कुएं में होता था उसको भरता था और इस प्रकार से जो मिट्टी अंदर होती थी उसको लोग बाहर निकाल दिया करते थे। और इस प्रकार से चेलमबाजी अपनी मेहनत करते जाते थे और कुएं की खुदाई करते जाते थे। अब यहां एक प्रश्न और उठता है कि जब ऊपर के लोग कुएं की गर्मी को शांत करने के लिए कुएं में रेत के कण या मिट्टी फेंकते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुएं की दीवार के सहारे खुदाई कर रहे जो चेलमबाजी होते थे, स्वाभाविक सी है कि उनके सर पर भी मिट्टी गिरती होगी, उनके शरीर पर भी गिरती होगी। तो यदि उनके सर पर वो मिट्टी गिरा करती थी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके सर को चोट भी लग सकते थे। तो उसे चोट से बचने के लिए चेलमबाजी क्या करते थे, अपने शरीर पर एक विशेष किस्म की टोप लगाते थे। वो जो टोप होती थी वो किसी भी धातु या बर्तन की बनी होती थी। तो किसी भी धातु या बर्तन के बने हुए उस टोप को सर पर लगाते थे जिससे उनकी सुरक्षा हो जाती थी और इस प्रकार से वो कुएं का निर्माण करते जाते थे। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनत के काम से स्वाभाविक है कि वहां पर अभी मैंने बताया कि सब गर्मी पड़ती थी। और अब जो मैंने अभी बताया आपको कि उनके सिर पर जो वो टोप होती थी वो कांसे की होती थी या पीतल की होती थी, कांसे की होती थी या पीतल की होती थी या किसी अन्य धातु की होती थी। जो वो उनकी टोप होती थी तो उस टोप के सहारे वो अपनी सर की रक्षा भी कर लेते थे और कुएं की खुदाई करते जाते थे। और उसके बाद ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी जब कुएं में उतारी जाती थी, मिट्टी उसमें भर दी जाती थी तो पूरी सावधानी के साथ उसको ऊपर खींच लिया जाता था। और निश्चित है कि दोनों तरीके से जब उसको ऊपर खींचते होंगे तो जो वो मिट्टी की खुदाई हुई है उस मिट्टी की खुदाई में बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह भी जरूर रहे होंगे। तो जब लोग ऊपर खींचते थे तो उस समय उसमें से भी स्वाभाविक सी बात है कि वो बाल्टी पूरी भर दी जाती होगी। जब वो ऊपर भर दी जाती होगी और जब उसको ऊपर खींचा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें से कंकड़ पत्थर वगैरह और मिट्टी वगैरह बाहर भी निकल पड़ते होंगे। तो जो कंकड़ पत्थर और ये इस प्रकार की मिट्टियां या ऊपर से जो मिट्टियां फेंकी गई हैं उन सारी चीजों से वो जो टोप होता था वो उस चेलमबाजी की रक्षा करता था। और इस प्रकार से कुएं से मिट्टी बाहर निकाल ली जाती थी और कुएं की खुदाई आगे चलती जाती थी। और उसके बाद चेलमबाजी का दूसरा नाम चंजारी। तो चंजारी होते थे कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले ये दक्षतम लोग। और ये लोग जब अपना काम कर लेते थे तो अब इनके तीन नाम, चेलमबाजी यानी चंजारी इनका दूसरा नाम है। और ये
जो काम दक्षिणाभ ये लोग चेजा कहलाते हैं। वहां पर चंजारी जिस कुएं को बना रहे होते हैं वह भी बहुत छोटा सा, मैंने कहा पतले आकार की एक गहरा कुआं होता था और उस गहरे कुएं की वो खुदाई करते थे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने कुछ मुख्य बातें जानी। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों का अवलोकन करेंगे। आज हमने जाना कि आखिर इस चैप्टर का नाम राजस्थान की रजत बूंदें रखने की आवश्यकता लेखक को क्यों आ पड़ी। रजत बूंद से आप उसका आशय क्या था? तो रजत बूंद मैंने कहा चांदी जैसी बूंद। अभी मैंने आपको बतलाया भी कि जो वो उनके पसीने की बूंद मिट्टी में मिलती थी, पसीने की बूंद बहा बहा कर भगीरथ प्रयास से वो जमीन से स्वच्छ निर्मल जल निकालते थे। चूंकि उनकी पसीने की बूंद और निर्मल जल दोनों का रंग चांदी जैसा श्वेत होता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लेखक ने राजस्थान की रजत बूंद रखा। दूसरी प्रमुख बात जो आपने जाना, कुएं क्या है। तो मधुर जल को प्राप्त करने के लिए की गई गहरी खुदाई से प्राप्त गड्ढे को कुएं कहते हैं। तीसरी चीज आपने जाना चेलमबाजी, जिसको चंजेरा अभी मैंने बताया कि कहा जाता है। ये कौन होते हैं? तो एक विशेष समुदाय के लोग जो कुएं की खुदाई करने में दक्ष होते हैं, उन्हें चेलमबाजी कहते हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि कुएं की गर्मी को निकालने के लिए लोग क्या करते थे। तो इस प्रश्न का जवाब आपने जाना है कि कुएं की गर्मी को शांत करने के लिए वे या कुएं की गर्मी को कुएं से बाहर निकालने के लिए ऊपरी सतह पर खड़े लोग ऊपर से मिट्टी या रेत के कणों को जमीन कुएं के अंदर डालते थे, जिससे कुएं की गर्मी वाष्प बनकर बाहर निकल पड़ती थी। अगला प्रश्न इससे ये हो सकता है कि अपने सिर की सुरक्षा के लिए चेलमबाजी क्या करते थे। तो इस प्रश्न का जवाब ये हो सकता है कि अपने सिर की सुरक्षा करने के लिए चेलमबाजी या चचेरे एक विशेष किस्म की टोप को अपने सर पर लगाते थे। यह विशेष किस्म की टोप कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु से बनी होती थी और इस विशेष टोप के सहारे वे अपने सर की रक्षा किया करते थे। तो एक तरीके से आपने आज के इस चैप्टर के अंतर्गत इसके प्रारंभिक बिंदु के रूप में ये जाना कि राजस्थान की रजत बूंदों का अभिप्राय क्या है, राजस्थान की रजत बूंदें किसे कहते हैं। इसके साथ ही मैं भी कह रहा है आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।